दोस्तों, जब हम ब्लैक होल के बारे में सोचते हैं तो हम यही इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये अपने आसपास के कई लाइट ईयर्स में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स को अपनी ग्रेविटी से खींच लेता है और उनके करोड़ों टुकड़े कर देता है। लेकिन यूनिवर्स में हमें ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं जो हमारी सारी इमेजिनेशंस और हमारी थियरीज को एक तरफ कर देता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ धरती से 15,000 लाइट ईयर्स दूर टुकाना कॉन्स्टलेशन में स्थित ग्लोबुलर क्लस्टर 47 टुकानिया के एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार X9 की। इसकी अपनी गैलेक्सी के सेंट्रल ब्लैक होल से डिस्टेंस 10 लाख किलोमीटर से भी कम है। मतलब अगर हम धरती को X9 मान ले तो उस गैलेक्सी का सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल मून से केवल 3 गुना दूरी से भी थोड़ा सा कम है। इतनी कम दूरी के बावजूद भी ये अपनी ऑर्बिट में पूरी तरह से स्टेबल होकर घूमता है। इसे न्यू साउथ वेल्स में स्थित ऑस्ट्रेलिया टेलीस्कोप कॉम्पैक्ट एरे से खोजा गया था। इस स्टार के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह अपने सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल को 1 करोड़ 20 लाख किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट करता है। यह स्पीड लाइट की स्पीड का 1% है। इस स्पीड से ये उस ब्लैक होल को सिर्फ और सिर्फ 28 मिनट्स में एक बार ऑर्बिट कर लेता है। मतलब ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक साला इतने टाइम में तो मेरा पिज्जा डिलीवर नहीं होता है जितने में ये ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस स्टार की ऑर्बिट इतनी स्टेबल कैसे है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि X9 पहले के समय में आज की तरह एक ड्वार्फ स्टार नहीं हुआ करता था, बल्कि ये एक बहुत ही मैसिव स्टार था। लेकिन समय के साथ साथ ब्लैक होल ने इसकी आउटर लेयर्स को डिस्ट्रॉय करके अपने अंदर मिला लिया और हो सकता है कि इसी तरह धीरे धीरे फ्यूचर में ये स्टार पूरी तरह से ब्लैक होल के अंदर समा जाएगा। हम सभी कहने को तो स्पेस के बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन यूनिवर्स में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे ज्ञान को समुद्र में पानी के एक बूंद से भी छोटा साबित कर देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पेस के कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स और फेनोमेनन के बारे में बताने वाला हूं जो आपको हैरान कर देगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस हैरान कर देने वाले एपिसोड को। दोस्तों, आप सभी वैन एलन रेडिएशन बेल्ट के बारे में तो अच्छे से जानते ही होंगे। इसके बारे में मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। ये सोलर विंड से ओरिजिनेट हुए हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल से बनी हुई होती है, जिसे हमारे प्लैनेट के मैग्नेटोस्फीयर ने कैप्चर कर लिया है और जो धरती के एटमॉस्फेयर को आउटर स्पेस से आने वाली हाई एनर्जी पार्टिकल से बचाती है। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि हम इंसानों ने भी धरती के चारों ओर एक शील्ड बना ली है जो हमें इस प्लैनेट पर जिंदा रखने में हेल्पफुल है। जी हाँ, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमने कुछ ऐसा कर डाला है जिससे धरती सेव हो रही है। हाल ही में नासा के रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि हमारी धरती के चारों ओर VLF यानी कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी बबल बन चुका है। इसका कारण धरती पर लगातार हो रहा रेडियो ट्रांसमिशन, पिछले समय में अमेरिका और सोवियत यूनियन के द्वारा धरती की ऑर्बिट में किए गए न्यूक्लियर टेस्ट और दुनिया भर में फैली हुई पावर ग्रिड्स से निकलने वाला रेसिड्यू इलेक्ट्रिक करंट है। ये VLF बबल धरती के इंसानों के लिए एक शील्ड का काम कर रहा है और ये आउटर स्पेस से आने वाली कई प्रकार की हार्मफुल रेडिएशंस को हम तक नहीं पहुंचने देता है। वैसे क्या आपने एक ऐसे प्लैनेट के बारे में सुना है जिसका टेम्परेचर स्टार के सरफेस टेम्परेचर से भी ज्यादा हो? हमारे सोलर सिस्टम के सूरज का सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सोलर सिस्टम के हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस का सरफेस टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। लेकिन हमारी धरती से 4200 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टलेशन में स्थित स्टार केपलर 70 को ऑर्बिट करते एक एक्सोप्लैनेट केपलर 70b के सरफेस टेम्परेचर को सुनकर आप हैरान रह जाने वाले हैं। 22 दिसंबर 2011 को इसकी डिस्कवरी के बारे में अनाउंस किया गया था। ये एक रॉकी एक्सोप्लैनेट है जिसका मास हमारी धरती का सिर्फ 44% है और इसकी रेडियस धरती के कंपैरिजन में 76% है, लेकिन इसका सरफेस टेम्परेचर करीब 6700 डिग्री सेल्सियस है और इस तरह ये यूनिवर्स में खोजा गया आज तक का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। केपलर 70b का होस्ट स्टार हमारे सूरज के कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा गर्म है और यह एक्सोप्लैनेट सिर्फ 5.76 आवर्स में इसको एक बार ऑर्बिट कर लेता है। इट मींस कि ये उसके काफी ज्यादा क्लोज है
एंड फॉर दैट रीजन ये इतना ज्यादा गर्म है। इस प्लैनेट के इतने गर्म होने का दूसरा रीजन ये है कि आज से करीब 2 करोड़ साल पहले इसका होस्ट स्टार रेड जायंट फेज में था और उस समय पर यह प्लैनेट स्टार के अंदर ही मौजूद रहा होगा। हालांकि कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि स्टार से भी ज्यादा गर्म प्लैनेट पॉसिबल ही नहीं है और इसीलिए हो सकता है कि ये प्लैनेट एग्जिस्ट ही ना करता हो। सेकेंडली, इसकी एग्जिस्टेंस के ज्यादा सबूत भी हमें आज तक नहीं मिले हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसा कोई प्लैनेट सच में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर नहीं? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वैसे दोस्तों, जब हम सुपरनोवा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बेहद बड़े और जोरदार एक्सप्लोजन का ख्याल आता है। हमें लगता है कि जब एक स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो वो कई सालों तक लाइट को एमिट करता रहेगा और फिर धीरे धीरे डिम होते हुए ब्लैक होल में बदल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होना जरूरी है? क्या ये सुपरनोवा बिना किसी शोर शराबे के नहीं हो सकता? और क्या ये हजारों सालों की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होकर कोई स्टार ब्लैक होल में बदल पाएगा? जी नहीं। कंप्यूटर सिमुलेशंस में साइंटिस्ट ने कई साइलेंट सुपरनोवास को ऑब्जर्व किए हैं और अब शायद हमने इसे असल में देख भी लिया है। साल 2009 में धरती से 2 करोड़ लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक रेड सुपर जायंट स्टार N6946 BH1 की ब्राइटनेस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। यह स्टार हमारे सूरज के कंपैरिजन में 25 गुना ज्यादा मैसिव था। यह अपनी यूजुअल ब्राइटनेस से 20 लाख गुना ज्यादा चमक रहा था। इसका सीधा सा मतलब था कि इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है। करीब 6 साल तक ये स्टार ऐसे ही चमकता रहा, लेकिन फिर साल 2015 में एक दिन अचानक से ये पूरी तरह डिसअपीयर हो गया, मानो वहां पर कुछ हो ही नहीं। साइंटिस्ट की माने तो ये एक ब्लैक होल में बदल चुका है और इतिहास में ये पहली बार हो रहा था जब हमने एक ब्लैक होल को बनते हुए ऑब्जर्व किया था। हालांकि फिलहाल तक हमारे पास इसका कोई प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है और इसीलिए ये आज की हमारी लिस्ट में शुमार है। वैसे क्या आपने कभी सेफियर्ड स्टार्स के बारे में सुना है? आई गेस इसके बारे में आपने आज से पहले भी मेरे वीडियोस में सुना ही होगा, लेकिन अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं कि ये ऐसे स्टार्स होते हैं जो समय समय पर अपनी ब्राइटनेस के साथ साथ अपना डायमीटर भी बदलते रहते हैं। इनकी साइज सूरज के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा होती है और इनकी एज भी 10 से 30 करोड़ साल की होती है। मतलब ये यूनिवर्स की स्केल पर बहुत यंग स्टार्स होते हैं। इन स्टार्स की मदद से हम यूनिवर्स में दूर दूर के डिस्टेंसेस को आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस में यह पता चला है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में सेफियर्ड स्टार्स की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन जब हम अपना टेलीस्कोप मिल्की वे के सेंटर की ओर घुमाते हैं तो वहां पर हमें कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता है। मिल्की वे के सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल के करीब कई सारे सेफियर्ड स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन इसके पहले के करीब 8000 लाइट ईयर्स के एरिया में हमें एक भी सेफियर्ड स्टार्स देखने को नहीं मिलता है। मतलब वहां पर पिछले कई करोड़ों सालों से किसी भी नए तारे का जन्म ही नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि ये मिल्की वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो और वो 8000 लाइट ईयर्स में फैला एरिया सहारा डेजर्ट। इस एरिया को हम गैलेक्टिक डेड जोन के नाम से जानते हैं, यानी कि वो एरिया जो अब मर चुका है और किसी भी नए स्टार को जन्म देने के लिए वहां कुछ भी मौजूद नहीं है। अब वीडियो के आखिर में मैं आपको लेडा 10000714 नाम की एक स्ट्रेंज गैलेक्सी की सैर पर ले जाने वाला हूं। आपने सैटर्न जैसे प्लैनेट्स के अराउंड रिंग्स होने की बात तो सुनी होगी, आपने एस्ट्रॉइड्स के अराउंड रिंग्स होने की बात भी सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने एक गैलेक्सी के अराउंड रिंग होने की बात सुनी है? वेल, ऐसी गैलेक्सीज जिनके अराउंड रिंग्स होती है उन्हें हम होआक्स ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड यू मे नॉट बिलीव बट ये गैलेक्सीज इतनी भी रेयर नहीं होती है। यूनिवर्स की हर 1000 गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी होआक्स ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आती है, लेकिन लेडा 10000714 रेयरेस्ट ऑफ द रेयर गैलेक्सी मानी जाती है क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि दो रिंग्स है। ये गैलेक्सी धरती से 36 करोड़ लाइट ईयर्स दूर क्रेटर कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। एक आउटर रिंग इस गैलेक्सी को चारों तरफ से घेरे हुए है।
ये रिंग करीब 13 करोड़ साल पुरानी है। लेकिन जब साइंटिस्ट इस गैलेक्सी को अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में देखते हैं तो उन्हें इसकी एक और रिंग के दर्शन होते हैं। और ये रिंग गैलेक्सी के आउटर साइड पर नहीं बल्कि ये रिंग कोर को घेरे हुए है और करीब 550 करोड़ साल पुरानी है। इनर रिंग के चारों ओर हमें कई ब्राइट रेड स्टार्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंगली ये दोनों रिंग्स कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है और इनकी एज के डिफरेंस को देखते हुए ये साफ है कि इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। और इसी बात के साथ ये सवाल आता है कि आखिर ये दोनों रिंग्स बनी तो बनी कैसे। इसके बारे में लोग अलग अलग थियरीज देते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनर रिंग अर्ली गैलेक्सी में सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल के कोलैप्स होने के कारण बनी होगी। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आउटर रिंग पास्ट में किसी दूसरी गैलेक्सी के साथ हुई टक्कर का नतीजा है। लेकिन फिलहाल हमारे पास इस गैलेक्सी के बारे में जो भी डेटा मौजूद है वो हमें किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचाता। पर एक चीज तो क्लियर है कि ये गैलेक्सी अपनी यूनिकनेस के कारण लंबे समय तक हमारी क्यूरियोसिटी का कारण बनी रहने वाली है। वैसे क्या आप भी इसके पीछे का रीजन जानने के लिए एक्साइटेड हो और क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहोगे? अगर हाँ तो आपको पता है क्या करना है। आपको इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में हमें बताना है कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं डेफिनेटली इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।